तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। जीके में आज हम लोग देखते हैं वैदिक का कल से आगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। तब आर्य पशुपालन करते थे और कृषि कार्य करते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्यों ने लोहा धातु की खोज किया। जब हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें लोहे की बनी कोई चीज नहीं मिली, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे और आर्यों ने लोहे की खोज किया और इसे श्याम अयस्क नाम दिया। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में जितनी नदियों का उल्लेख हुआ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, मतलब नदियों में सबसे उत्तम। ऋग्वेद में सिंध नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यह प्रश्न बहुत आता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किसका हुआ है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लिखित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन 1 बार तथा यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है। ऋग्वेद के मंडल एवं उनके ऋषि, कल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा गया। तो अब देखते हैं कि किस मंडल का संबंध किस ऋषि से है। गृहस्पत ऋषि का संबंध द्वितीय मंडल से है। विश्वामित्र का संबंध तृतीय मंडल से है, अर्थात विश्वामित्र ने तृतीय मंडल की रचना की। वामदेव का संबंध चतुर्थ मंडल से है। अत्रि का संबंध पंचम मंडल से है। भारद्वाज का संबंध षष्ठम मंडल से है और वशिष्ठ का संबंध सप्तम मंडल से है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के रचयिता कौण्व और अंगिरस ऋषि हैं। अब हम देखते हैं वेदों के उपवेद एवं उनके रचयिता। यह प्रश्न भी बहुत आता है, कभी कभी मैच करने के लिए दे देगा कि किस वेद का कौन सा उपवेद है। कभी पूछ देता है कि किस उपवेद का रचयिता कौन है, या इसे मैच करने के लिए दे देता है। तो इसे हम देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वेद, उपवेद एवं उनके रचयिता। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके रचयिता धन्वंतरि है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और इसके रचयिता भरत मुनि है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इसके रचयिता विश्वामित्र है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और इसके रचयिता विश्वकर्मा है। अब हम देखते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, कैशिकी और ऐतरेय। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और जैमिनीय। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण।
वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का विकास पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ, बिहार तक। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर हुआ, और कहाँ तक हुआ? बिहार तक हुआ। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों और कुछ उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में जनपदों एवं महाजनपदों की स्थापना हुई। अब जनपद कैसे बने? वैदिक काल में हम पढ़े थे कि जन थे। जब कई जन आपस में मिले अर्थात जन का विलय हुआ एक दूसरे में, तो जनपद बन गए, और कई जनपदों से मिलकर एक महाजनपद बना। तो जनपदों और महाजनपदों की का उदय उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था एवं नौकरशाही का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक काल में कर व्यवस्था सामने नहीं आई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था सामने आई और नौकरशाही का उदय भी उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। मतलब जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म के स्थान पर जन्म हो गया। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था ऋग्वैदिक काल में, कि जो व्यक्ति जो कर्म करेगा उसी वर्ण का माना जाएगा, जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था। जैसे एक ही परिवार के कोई अगर एक व्यक्ति ऋषि है तो दूसरा चिकित्सक था, तीसरा अध्यापक था, इस तरह से। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। मतलब अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका लड़का ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय है तो उसका लड़का क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य है तो उसका लड़का वैश्य होगा। इस तरह से कर्म के आधार पर जन्म हो गया। गोत्र का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र वैदिक काल तक सामने नहीं आया और उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द सामने आया। तो गोत्र का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियां पढ़ती लिखती थी, शिक्षित होती थी, विदुषी होती थी, लेकिन और पर्दा प्रथा ऋग वैदिक काल में नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा में गिरावट है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति हो गए। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया, अर्थात प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो गए। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। हल को शिरा तथा हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा कहा जाता था तथा हल से जो रेखा बनती थी उसे सीता कहा जाता था। निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ये मुद्रा की इकाइयाँ तो थी, लेकिन पूरे उत्तर वैदिक काल में कहीं से इस चीज का उल्लेख नहीं मिलता है कि व्यापार मुद्राओं के द्वारा होता था।
उत्तर वैदिक काल में व्यापार प्रायः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ तो थी, लेकिन इनका प्रयोग मतलब इन मुद्राओं का प्रयोग व्यापार के लिए नहीं किया जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। धन्यवाद दोस्तों।